हेलो जी प्यारे बच्चों। हाँ जी, कैसे हाल चाल है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 12। ठीक है, और इसमें अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। अच्छा, लास्ट वीडियो को थोड़ा सा याद करके देखो, अपन ने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस स्टार्ट कर दिए थे। तो पिछली वीडियो में अपन ने गॉस थ्योरम के है ना 3 एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे। ठीक है ना, कौन कौन से? एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या स्फेरिकल शेल के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, बाहर के पॉइंट पर, सरफेस पर, और अंदर के पॉइंट पर, याद आ रहा होगा ना। और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बात की थी। तो ये 3 एप्लीकेशंस अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक, एक बार वापस से मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करके अगर हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो बेटा 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो हमारे एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस पर एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो जो क्लोज सरफेस हम बनाते हैं उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट हमने ये कहा था कि जो भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाद हमको उस सरफेस की सिमेट्री मिलनी चाहिए, मतलब एक जैसा पोर्शन नजर आना चाहिए, सिमेट्री वाली कंडीशन बननी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी हम क्लोज सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस लें वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है उस एंगल को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हम उस एंगल को डिसाइड कर सकें। ठीक है। तो जनरली जो क्लोज सरफेसेस काम में ली जाती हैं वह तो स्फेरिकल होगी या सिलेंड्रिकल होगी, कहीं क्यूबिकल शेप भी हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने 3 एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए थे। अब ये एप्लीकेशंस वाली चीज़ को और आगे अपन बढ़ाते हैं। आज जो पहला एप्लीकेशन अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्ट्रेट लॉन्ग वायर जो चार्ज्ड है। ठीक है। तो हेडिंग में क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट एंड थिन वायर। ठीक है भाई, हैंड राइटिंग को समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लेना। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही, लेकिन चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट एंड थिन वायर। 3 चीज़ें बोली हमने वायर से रिलेटेड। लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग का मतलब अपन इनफाइनाइट लेंथ का ले रहे हैं। स्ट्रेट होना चाहिए मतलब सीधा होना चाहिए, और थिन होना चाहिए मतलब उसके क्रॉस सेक्शन को अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं भाई, पतला वायर लेकर के चल रहा है। ठीक है। तो हमने ऐसे ये इनफाइनाइट लेंथ का ये एक वायर ले लिया भाई, इनफाइनाइट लेंथ, डॉटेड लाइन का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसकी पूरी लेंथ पर ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने चार्ज डेंसिटी की बात की थी बेटा, 3 चार्ज डेंसिटी ली थी, लैम्बडा, सिग्मा और रो। कब कौन सी ली थी वो याद है? लैम्बडा को अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसकी बात कब करेंगे? जब लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिग्मा को अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी बात तब करेंगे जब सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद आ रहा है? रो को अपन कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसकी बात तब करेंगे जब वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी हमारे सामने जो केस है उसमें जो चार्ज है वो वायर की लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम कहेंगे पर यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्बडा मान लिया जाए। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मान लो यहाँ पी पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये जो पॉइंट है ये मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमको गॉस थ्योरम लगाना है। गॉस थ्योरम लगाना है तो गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस बनाना है तो 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक, तो मैंने मेरे दिमाग से इस तरीके से ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई। ठीक है साहब, मान लिया इसकी लेंथ कितनी है? एल। तो ये जो एक्चुअल में वायर है ना, ये वायर इस सिलेंडर के एक्सिस पर आ गया। अगर एक्सिस पर आ गया तो सिमेट्री बन गई, आधा पोर्शन लेफ्ट साइड में, आधा पोर्शन राइट साइड में। ठीक है साहब। और पी पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो हमारे गॉसियन सरफेस पर भी आ गया। अब थोड़ा सा एंगल से रिलेटेड और डिस्कशन कर लेते हैं, एंगल वाली बात पर और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस पर, आप देखो तो ध्यान से, इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं, ऊपर वाली सर्कुलर, नीचे वाली सर्कुलर, और बीच में ये कर्व्ड सरफेस। अगर मैं कर्व्ड सरफेस पर कोई एलिमेंट लूं, जैसे यहां पर कोई मैं एलिमेंट लेता हूं, तो इस एलिमेंट के लिए ई और डी देखो बेटा किधर की तरफ आएंगे। ई की अगर बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा चार्ज इंफिनिटी तक है। आप सोच कर देखो, इस पूरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में आएगा, DA सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में। आप कर्व सरफेस पर और कोई एलिमेंट सोचो, कर्व सरफेस पर ही, मेरे हिसाब से कर्व सरफेस पर जितने भी एलिमेंट्स लिए जाएंगे सबके लिए E और DA सेम डायरेक्शन में आएंगे, एंगल 0 डिग्री आ गया। बट अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यार ऊपर सर्कुलर सरफेस पर अगर कोई एलिमेंट लिया जाए तो उसके लिए E तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और DA सरफेस के नॉर्मल इस डायरेक्शन में। कुछ ऐसी ही बात नीचे वाली सर्कुलर सरफेस पर भी दिखाई देगी। यहां एलिमेंट लेंगे तो E इस डायरेक्शन में हो गया, DA सरफेस के नॉर्मल इस डायरेक्शन में हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ रहा है कि अगर हम इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट DA, यहां से फ्लक्स को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, E DA cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या ले, क्योंकि देखो कर्व सरफेस पर देखोगे तो थीटा की वैल्यू 0 है और सर्कुलर पर देखोगे तो 90 डिग्री है, तो 90 लें या 0 लें। प्रॉब्लम समझ में आई? ये हम फाई कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहां हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या यार ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, एक्चुअल में ये एक स्केलर चीज है। स्केलर चीज है तो उसमें अलजेब्रिक सम चलता है, अलजेब्रिक सम चलता है, तो हम क्यों ना एक काम करें कि ये जो सिलेंडर है ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कैसे? ये जो कर्व सरफेस है इसको S1 मान लो, कर्व पोर्शन को, नीचे वाला जो सर्कुलर पोर्शन है उसको S2 मान लो, और ऊपर वाले सर्कुलर को S3 मान लो। अब हम क्या करें, हम S1 के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करें, S2 के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करो और S3 के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करो, तीनों को ऐड कर दें। कैसे रहेगा भाई? कर्व के लिए आ गया, दोनों सर्कुलर के लिए आ गया, दोनों को ऐड कर दे तो पूरे सिलेंडर के लिए आ जाएगा। तो हमने इसको कैसे लिखा, हमने लिखा कि फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन EDA cos 0, दिस इज फॉर S1। S1 के लिए बात करोगे तो एंगल 0 डिग्री है ना, प्लस में इंटीग्रेशन EDA cos 90, दिस इज फॉर S2, और प्लस में इंटीग्रेशन EDA cos 90, दिस इज फॉर S3। सही चल रही है बात? अच्छा, cos 90 से ये 0 हो गया खत्म, ये 0 हो गया, ये भी खत्म, तो फाई कितना आ गया, इंटीग्रेशन EDA cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और ये S1 आ गया। E को कांस्टेंट क्या करके बाहर कर दे, क्यों कर दे कांस्टेंट? क्योंकि S1 पर जितने भी एलिमेंट्स लोगे सबका वायर से डिस्टेंस चेक कर लो, R आएगा, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही आएगी। सिमेट्री से कह सकते हैं इस बात को। तो E को बाहर कर दिया, DA का इंटीग्रेशन कर रहे हैं S1 के लिए। अब DA का इंटीग्रेशन S1 के लिए, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस का एरिया, पूरे सिलेंडर का नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम S1 के लिए कर रहे हैं, तो हम एरिया किसका लिखेंगे, केवल S1 का। S1 है कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना, 2 पाई आर एच। H मतलब यहाँ पर L हो गया, तो DA का इंटीग्रेशन आ गया 2 पाई आर एल। बोलो एक बात यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब गाउस साहब ने हमको क्या बोला था, गाउस साहब ने हमको बोला था कि फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो फाई इक्वल्स टू क्यू इन। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज देखो, क्या यहां से यहां तक होगा, सिलेंडर यहां से यहां तक ही तो है। अब इस पार्ट की लेंथ कितनी है, L, और हमने कहा कि साहब यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्बडा। ध्यान से सोच करके देखो कि इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो लैम्बडा L होगा, सिलेंडर के अंदर। बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आएगा वो लैम्बडा L आएगा क्या, हाँ या ना? आएगा। तो ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। RHS को इक्वल कर दो, यहाँ ले रहा हूँ लेफ्ट साइड में ऊपर, RHS को इक्वल करेंगे तो E 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L मर गया, E कितना आ गया, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये एक्सप्रेशन आ गया इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज्ड वायर की वजह से। अच्छा, इसको अपन K की फॉर्म में भी ले सकते हैं, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा लिखा जा सकता है। फायदा क्या हुआ, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको K बोल देंगे, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2K लैम्बडा अपॉन R, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, हमको क्या बात समझ में आ गई, हमको बात समझ में आ गई कि E प्रोपोर्शनल टू 1/R आएगा।
मतलब ई और आर का कर्व अगर प्लॉट करेंगे तो आर के बढ़ने के साथ ई को घटते जाना, ये आगे का। तो एक ही एप्लीकेशन हो गया, लॉन्ग स्ट्रेट और थिन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर। कहानी समझ में आई? ये S1 S2 और S3 वाली कहानी क्लियर है, क्योंकि इसी तरह की कहानी आगे के एप्लीकेशन में भी आएगी। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। अभी इस हेडिंग का मीनिंग समझाता हूं, पहले ये जो पोर्शन, ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं यार। ये कहानी सारी खत्म करते हैं। अब हमारे पास में एक प्लेन शीट है, ठीक है। सिचुएशन समझना किस तरह से है। ये प्लेन शीट मैंने इस तरह से बनाई, ये जिगजैग, ये टेढ़ी मेढ़ी सी जो लाइन ड्रॉ की है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है कि ये दोनों एज इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक है, ये इन्फिनिटी तक है, ये इन्फिनिटी तक है, ये इन्फिनिटी तक है। और ये जो शीट या प्लेट है बेटा, ये कौन से प्लेन में रखी हुई है? अगर मैं इसको एक्स मानूँ, इसको वाई मानूँ, इसको जेड मानूँ, तो ये जो हमारी शीट है, ये एक्चुअल में वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। समझ पा रहे हो? मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर। ओके, अब मान लो बेटा इसकी इधर वाली जो सरफेस है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, इसकी एक दूसरी सरफेस भी है पीछे की तरफ, जो इसको फिगर में हमको दिखाई नहीं दे रही है। समझ पा रहे हो? अब इधर वाली सरफेस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बहुत अच्छी बात है। सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है तो लैम्बडा लेना है, सिग्मा लेना है या रो लेना है? सिग्मा लेना है सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। हमने कहा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या किया हमने? गॉसियन सरफेस बनाई। कैसे बनाई गॉसियन सरफेस, वो देखना। हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई है, कुछ ऐसे। रीड्रॉ करता हूँ इसको, ये इस तरह से, ठीक है। ये इसको मैंने इस तरह से लिया, इसको मैंने इस तरह से लिया, ये डॉट 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 डॉट, और ये सिलेंडर। इमेजिन कर पा रहे हो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है बेटा? सिलेंडर का आधा पोर्शन शीट से राइट साइड में है और आधा पोर्शन लेफ्ट साइड में। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये जो शीट या प्लेट है, ये हमारे सिलेंडर को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, लेंथ के परपेंडिकुलर। ऐसा समझ लो कि शीट ने सिलेंडर को बीच में से काट दिया। समझ गए हम इस बात को? ये पी पॉइंट होगा जिस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। फिर वही बात निकल कर आएगी, कर्ड सरफेस है S1, ये सर्कुलर सरफेस S2 और ये सर्कुलर सरफेस मान ली S3। ठीक, अब मैं कर्ड सरफेस पर कोई एलिमेंट लूंगा, जैसे यहाँ लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इस पूरे चार्ज की वजह से इधर की तरफ आएगा। डीए की बात करेंगे तो सरफेस के नॉर्मल। अच्छा, इस सर्कुलर सरफेस पर अगर एलिमेंट लूंगा तो ई इधर आ गया, डीए भी इधर आ गया, इसके लिए आ गया। इधर बात करूंगा तो ई इधर आ गया, डीए की बात करेंगे तो डीए इधर आ गया। बोलो बात क्लियर? ठीक है, कुछ वैसी सिचुएशन बन रही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ कर्ड सरफेस के लिए तो जो एंगल है वो 90 आ रहा है, देख लो, और जो सर्कुलर है उसके लिए एंगल 0 डिग्री आ रहा है। तो फिर वही तरीका काम में लेते हैं अपन, क्या? फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 90 फॉर S1 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0 फॉर S2 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0 फॉर S3। फाई इक्वल्स टू, ये 0 हो गया कोस 90 की वजह से। इधर बात करो, ई इंटीग्रेशन डी ए फॉर S2, S3 के लिए बात करो, ई इंटीग्रेशन डी ए फॉर S3। ठीक, तो फाई इक्वल्स टू ई। अब S2 के लिए डी ए का इंटीग्रेशन, मतलब ये एरिया ए मान लिया। S3 के लिए इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी ए आएगा, तो ई ए प्लस ई ए
ठीक चल रहा है? बोलो भाई, यहाँ तक सब कुछ ओके है? फाई इक्वल्स टू ये आ गया। गॉस थ्योरम से बात करें, फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल्स टू, अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्यू इन सिलेंडर के अंदर चार्ज। एक बार इसको थोड़ा सा है ना ऑब्जर्व करो, फील करना। कैसे कि मान लो हम इधर से देखें तो हमको सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज दिखाई देगा। हम इस क्रॉस सेक्शन में से देख रहे हैं, मतलब इस सर्कल में से देख रहे हैं, तो शायद हमको इस सर्कल के अंदर जो चार्ज होगा बेटा वो दिखाई देगा। सोच पा रहे हैं इस बात को? यहां से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वर यहां पर है, तो आपको सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज दिखाई देगा? जो इस सर्कल के अंदर आएगा वो चार्ज दिखाई देगा। अब इस सर्कल के अंदर चार्ज कितना आएगा? यूनिट एरिया में तो सिग्मा आता है, इस सर्कल का एरिया कितना है? ए। तो हमने सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना बोला? सिग्मा ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्यू इन की वैल्यू क्या आ गई है? सिग्मा ए और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आरएचएस को इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए मर गया, ई इक्वल्स टू क्या मिल गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, देखो इसमें डिस्टेंस तो आ ही नहीं रहा। सिग्मा आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब आर पे डिपेंड ही नहीं है। कहने का मतलब क्या ये हुआ कि अगर ये पी पॉइंट यहाँ कहीं होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर की तरफ होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करा, तो आसपास के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। यहां अगर मैं ई और आर का ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं कहूंगा ई कांस्टेंट है। बोला है नहीं, कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब कभी कभी इसी में बेटा एक छोटा सा केस और बन जाता है, क्या कि अभी जो हमने चार्ज लिया ना वो एक साइड की सरफेस पर लिया, पीछे वाली सरफेस पर चार्ज कंसीडर नहीं किया। सो जो प्लेट की दोनों सरफेस पर चार्ज हो, तो मतलब इधर जो सरफेस हमको दिखाई दे रही है उस पर तो चार्ज है ही, पीछे वाली जो सरफेस है उस पर भी चार्ज है। पीछे वाली जो सरफेस है ना, मान लो उस पर भी चार्ज है। तो अब सोचो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज। एक सर्किल ऐसे, ऐसा ही एक सर्किल पीछे वाली सरफेस पर भी दिखाई देगा जब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा सिग्मा ए चार्ज तो मुझे इधर की तरफ से दिखाई देगा और सिग्मा ए चार्ज मुझे पीछे की तरफ से दिखाई देगा। तो थोड़ा सा चेंज क्या आ जाएगा कि उस कंडीशन में जो क्यू इन है वो 2 सिग्मा ए बन जाएगा। तो फिर हम कहेंगे फाई इक्वल्स टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या लिखेंगे? 2EA इक्वल्स टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2 वाला चक्कर चलेगा बस, ये 2 से 2 मरेगा, ई से सॉरी ए से ए मरेगा, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग माई पॉइंट? एक साइड में चार्ज है तो ये आ रहा है, दोनों साइड में चार्ज है तो 2 हट जाएगा अपॉन में से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बोलो ये कहानी क्लियर हो गई 100% तरीके से? ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक हमने पॉइंट चार्ज की वजह से लिया, एक स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से लिया, एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए लिया, एक इनफाइनाइट लेंथ के पतले वायर की वजह से लिया, और एक हमने ये इनफाइनाइट एक्सटेंट की शीट की वजह से लिया जिसमें एक साइड चार्ज हो तो और दूसरी साइड भी चार्ज हो तो। ये सारे केसेस हमने कंसीडर कर लिए। ठीक, अब थोड़ी सी फाइनली पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ बात और कर लेते हैं। हालांकि पोटेंशियल हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल, खूब अच्छी तरह से हमारा डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, अभी पोटेंशियल से रिलेटेड क्या बात करना चाहते हैं? हम बात करना चाहते हैं कि एक स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेयर हो, तो चार्ज्ड की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, बाहर, सरफेस पर और अंदर कैलकुलेट किया था। अब अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उन्हीं 3 पॉइंट्स पर। वो कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो। हमने कह दिया स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर हेडिंग भी नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों के लिए एक ही बात होगी। ठीक है, रेडियस ले लिया हमने r, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। बाहर का पॉइंट लिया, डिस्टेंस r हो गया। फर्स्ट केस हमारा बन गया आउटसाइड मतलब r ग्रेटर देन r। अब होगा कैसे वो समझो। पी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आप इन्फिनिटी से +1 को लेकर के आ रहे हो यहाँ तक, वो वर्क डन निकालना है। अच्छा, इस बात को मैं कुछ इस तरीके से सोचूं तो ध्यान से देखना, बस यही बेसिक चीज समझनी है, बाकी तो सारा आप अपने आप कर सकते हैं। E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर था रिलेशन, तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, तो V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। बस इसको काम में लेना है। जैसे हमने बाहर के पॉइंट के लिए बात की तो V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, अब E कॉमन सेंस लगाओ, E क्या लेना है। अरे तुम बाहर के, इन्फिनिटी कहाँ पर है, बाहर है, P कहाँ पर है, बाहर है, इन्फिनिटी से P तक लाओगे तो सारे पॉइंट्स कहाँ हैं, बाहर हैं। तो बाहर के पॉइंट वाले तो एक्सप्रेशन लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाहर के पॉइंट पर लिखते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, हाँ या ना। साथ में आगे डी आर, लिमिट क्या लग गई है, इन्फिनिटी से स्मॉल r तक ला रहे हो, तो माइनस का KQ, अच्छा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/r, ये आ गया इन्फिनिटी से r तक, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, KQ अपॉन r। इज दैट क्लियर। तो बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल KQ अपॉन r आ गया। सरफेस के लिए बात करेंगे, इसी में कुछ चेंज कर दें, r इक्वल्स टू r कर दें, सरफेस के लिए कितना आ जाएगा, KQ अपॉन r, हाँ या ना। अंदर के पॉइंट के लिए अगर बात करें तो अंदर के पॉइंट के लिए आ जाएगा r लेस देन r। अब अंदर के पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था यार, याद है या भूल गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो dv अपॉन dr जीरो है, और ये अगर जीरो है तो इसका मतलब v कांस्टेंट है, मतलब अंदर के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम आएगा। तो हम कहेंगे भैया सेंटर से और सरफेस तक तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब सेंटर पर भी कितना रहेगा जितना सरफेस पर है, या अंदर के सारे पॉइंट्स पर कितना रहेगा जितना सरफेस पर है। तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर हम कितना बोलेंगे, उतना बोलेंगे जितना कि सरफेस पर है। तो हम कहेंगे अंदर के सारे पॉइंट्स पर KQ अपॉन R। अंदर के पॉइंट पर ये आ गया, सरफेस पर भी ये आ गया, बाहर के लिए ये आ गया। ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की बात कैसे करेंगे, ये हमने V ले लिया, ये हमने R ले लिया, ये R इक्वल्स टू R, ये R इक्वल्स टू 0, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और ये बाहर, बोलो हाँ या ना। तो ये आ गया KQ अपॉन कैपिटल R, यहाँ आ गया V प्रोपोर्शनल टू 1/R। से यस और नो। तो ये स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेयर के लिए हो गया। ठीक है, अब एक बार नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए और बात कर लेते हैं साहब, नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, ये हेडिंग यहीं से अपन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बेसिक फंडा अपन को आ गया कि V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन EDR करना है भाई। चलो कर लेते हैं। ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग के लिए बात करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंदर। ठीक है भाई, ये हो गया अंदर। यहाँ पर अपन लिखेंगे रो, कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4/3 पाई R3। अच्छा, अभी हमने V का एक्सप्रेशन वो Q की फॉर्म में लिखा था स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, उसको सिग्मा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो ना जरूरत पड़े तो, वो आप अपने लेवल पर चेक कर लेना। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए बात कर रहे हैं तो बाहर के पॉइंट पर तो मेरे को लगता है वही कहानी आएगी। आप सोच करके देख लो। तो मैं R ग्रेटर देन R के लिए तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R आ गया। ठीक है, और R इक्वल्स टू R सरफेस के लिए भी वही आ जाएगा, V इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R।
अंदर के पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे, पी पॉइंट को हमने यहाँ लिया तो हम इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ तक लाएंगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लेना, आर लेस देन आर को थोड़ा सा ध्यान से समझना है अंदर के पॉइंट के लिए। बेटा जब चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाएंगे तो हम बाहर चल रहे हैं या अंदर चल रहे हैं, दोनों ही बातें। इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे तो हम बाहर चले, और फिर जब हम सरफेस से पी पॉइंट तक जाएंगे तो हम अंदर चले। तो जब मैं v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर लिखूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है पहले उसको समझना, फिर सॉल्यूशन देखेंगे उसका। प्रॉब्लम ये आ रही है कि साहब ई का एक्सप्रेशन क्या लिखें। आपने बाहर वाले पॉइंट पर तो बता देते के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इन्फिनिटी से पी तक ला रहे थे तो सारे पॉइंट्स बाहर ही थे, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर चल गया। अब बाहर से सरफेस तक, फिर सरफेस से अंदर, तो ई का एक्सप्रेशन अंदर वाला लिखें कि बाहर वाला लिखें। तो हमने कहा एक काम करें, इंटीग्रेशन ही तो करना है, दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक इन्फिनिटी से सरफेस तक जिसमें बाहर वाला एक्सप्रेशन चल जाएगा, और एक है सरफेस से अंदर के पॉइंट तक जिसमें अंदर वाला एक्सप्रेशन चल जाएगा। तो देखो हमने क्या समझदारी दिखाई कि माइनस हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख करके। इसका मतलब हम कहां से कहां तक बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी से सरफेस मतलब कैपिटल आर तक। फिर प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला माइनस आ जाएगा। अब हम आगे बढ़े, अब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अंदर वाला के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डी आर, समझ रहे हो। अब हम सरफेस से और अंदर के पॉइंट तक चल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, बस ये पॉइंट क्लियर तो कहानी क्लियर। अब ये इंटीग्रेशन हम करेंगे तो माइनस का के क्यू ब्रैकेट में माइनस का 1 अपॉन आर लिमिट इन्फिनिटी से आर तक माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट आर से आर तक। क्लियर। पहले में लिमिट पुट करेंगे तो के क्यू अपॉन आर माइनस, आगे पुट करेंगे तो के क्यू अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट में आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, सही चल रहा है। के क्यू अपॉन आर क्यूब को मैं कॉमन ले लूँ तो ये आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन 2 और आर स्क्वायर, सॉरी ये के क्यू तो बाहर चला गया ना हमारा, इसको डिलीट करो, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी हमने। के क्यू तो बाहर चला गया तो माइनस ब्रैकेट में आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, सही है। तो के क्यू अपॉन आर क्यूब, अब क्या आया भाई, ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ लिख रहा हूँ अब अगला स्टेप, तो v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2 को भी बाहर ले लो 2r क्यूब और ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। यहाँ से सेंटर पर निकाल सकते हो, सेंटर के लिए r इक्वल्स टू 0 कर दो, 0 कर दोगे तो v इक्वल्स टू 3k अपॉन 2r आ जाएगा। कहाँ पर, सेंटर पर, सेंटर पर 3k अपॉन 2r। बोलो बात समझ में आ गई क्या। सरफेस पर इतना आ रहा है, सेंटर पर इतना है, बाहर के लिए इतना है। कर्व कैसा बनेगा, v r, r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू r। यहाँ सेंटर पर बोलेंगे कितना, 3k अपॉन 2r। अच्छा सरफेस पर कितना आ जाएगा, कम आएगा ना, कितना आया, k अपॉन r। अरे सही कह रहा हूँ ना। तो सेंटर से सरफेस तक ऐसे कर्व फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है, सेंटर से सरफेस तक ऐसे कर्व फॉर्म में डिक्रीज होगा और फिर उसके बाद में ये v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, समझे। मतलब सेंटर पर जो आएगा वो सरफेस का 3/2 टाइम्स आएगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा सेंटर पर ही आएगा। और यहाँ एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा है कि जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे r बढ़ेगा ना, और r बढ़ेगा तो v घटेगा, ऐसा हो भी रहा है। तो ऐसे कर्व फॉर्म में घटेगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब अंदर के पॉइंट वाली जो कहानी है ना, वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए थोड़ी सी अलग हो गई, बस ये ध्यान रखना।
कंडक्टिंग स्फीयर और शेल के लिए तो सिंपल सा था कि अंदर जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया, है ना। नॉन कंडक्टिंग के केस में ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। बोलो कहानी समझ में आई या नहीं आई अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया, मतलब अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब यूँ तो नहीं कहूँगा मैं 100% कोई भी चीज़ होती है, छोटी मोटी कोई चीज़ है वो तो डाउट्स वगैरह में जब डिस्कस होती है तब क्लियर हो जाती हैं, कोई छोटी मोटी बात रह भी जाती है तो। बाकी तो प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं, तो कुछ छोटी मोटी कोई दबी छुपी हुई कोई चीज़ होती है तो वो सामने निकल करके आ जाती है। बाकी थ्योरी के हिसाब से अगर अपन बात करें तो अपन ने इन 12 वीडियोस के थ्रू पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला काम कंप्लीट कर दिया है, एक्सक्लूडिंग कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनती है कि चीज़ों को ढंग से देखें, ढंग से पढ़ें, ढंग से समझें, फिर जहाँ पर डाउट्स हैं ना उनको हैंड टू हैंड क्लियर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको साथ के साथ में क्लियर कर ली जाए, वो सबसे बढ़िया चीज़ है, जिससे आगे का रास्ता साफ हो जाता है, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से चीज़ों को देखो, कहीं पर भी मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर याद करना। ओके, थैंक यू।